हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इजीली आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। और आज की क्लास में होने जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की क्लास जो क्लास नंबर 9 है, जहां पे हम हिंदी पैडोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से इजी तरीके से मिल रहे होंगे। और सभी में हमने टॉपिक बाय टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे तब भी सीटेट आपका इजीली निकल जाएगा। इस बार कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूं सभी में हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप मजे मजे में पढ़ोगे ना तब भी सीटेट इस बार इजीली क्लियर हो जाएगा आपका अगर आप मेरे से जुड़ते हो। चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम हिंदी पैडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो हो सके तो आप नोट्स बनाते रहना। देखो, पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस आया है, थोड़ा सा चेंजेस इसलिए आई हुई है क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो काफी दिनों से चेंज हुआ ही नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दिया है यार, बाकी और कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि अभी थोड़ा चेंजेस ये आया है कि जो हिंदी पैडोलॉजी है, जब से पेपर ऑनलाइन होना शुरू हुआ था बीच में, तब से जो हिंदी पैडोलॉजी थी उसी को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, सेम वही जो है हिंदी पैडोलॉजी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है इन्होंने। तो आपके लिए क्या रहेगा कि अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस है, अगर आप इजी तरीके से, आपके पास नॉलेज अच्छी खासी हो ना हो, लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो किया है तो आप इजीली क्लियर कर जाओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको बेस जो होता है वो सीडीपी होती है, यानी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट आपने सही से पढ़ लिया है तो हिंदी और इंग्लिश आपकी इजीली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वही सेम वही होता है ना। जो आपने सीडीपी अगर डिस्कस कर ली है सही से तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाली है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना यार। है, ये कोई कहने की बात तो है नहीं, फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात बोली जा रही है। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट हुए सीटेट में। चलिए, लिखा हुआ है कि कक्षा 2 की शिक्षिका, यानी क्लास 2 है कि शिक्षिका यानी एक अध्यापिका जो है मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता से भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। ये शब्द हैं। देखो, यहाँ पे क्या बात बोली गई है, यानी क्लास 2 की एक शिक्षिका है, एक टीचर जो है, वो मुद्रित विषय सामग्री यानी क्या, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट दे रही है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि बच्चे को, क्लासरूम जो बच्चे का है उसको उन्होंने डेकोरेट कर दिया है, यानी प्रिंट रिच मटेरियल लगा दिया है कि बच्चे की नजर जहां पे पड़े वहां से उसको कुछ सीखने को मिले, है ना। क्लासरूम में बैठा हुआ है तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, प्रिंट रिच बनाया हुआ है। यहाँ पे ये बात बोली जा रही है। और इन शब्दों से परिचित कराने और सटीक निपुणता भरी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इस क्षमता को बढ़ावा दे रही है कि बच्चे के अंदर शब्दकोश ज्यादा से ज्यादा हो, यानी उसको प्रिंट रिच एनवायरनमेंट दे रही है कि बच्चा देखे तो वहां पे भी उसको समझ में आए कुछ ना कुछ, है। तो अध्यापिका क्या करने की कोशिश कर रही है, क्या वो सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने पर सब, साइट वर्ड्स क्या होते हैं इनके बारे में अभी आपको बताऊंगा। विषय वस्तु के शब्द हैं या कठिन शब्द हैं या निष्क्रिय शब्द। देखो, निष्क्रिय की बात होनी हुई है, जहां पे बच्चा एक्टिव होगा आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है, निष्क्रिय साथ में थोड़ी ना जाओगे। हैं, कठिन शब्द ऐसा कोई बात नहीं हो रही, विषय वस्तु के शब्द नहीं, ये साइट वर्ड होते हैं जिनकी जो, जैसे मान लीजिए जिन शब्दों से बच्चा ज्यादा पहचान, उनको पहचान, जैसे पानी वर्ड से, एक वाटर है, वाटर से बच्चा बहुत ज्यादा जागरूक है, यानी हर समय उसको पता रहता है कि वाटर पानी होता है ना। ऐसे वर्ड जिनसे वो जागरूक है, जिनके बारे में उसको पता है, तो ऐसे वर्ड जो उसके एनवायरमेंट में लगाओगे, उसके आसपास लगाओगे, तो वो उन चीजों को पहचान अच्छे से कर पाएगा, है ना। तो यही बात वहां पे बोली जा रही है, नहीं, जो जान पहचान वाले वर्ड होते हैं उनकी निपुणता करवा रहे हो, उनकी सटीकता से उसको अध्ययन करा रहे हो और इस क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। यानी जिन शब्दों से बच्चा जानता है, जिन बच्चों से बच्चा जागरूक है, उन शब्दों से अगर आप उनसे परिचित करा रहे हो, बच्चों की सोच में बढ़ावा दे रहे हो, जिससे बच्चे का संज्ञान बेटर हो रहा है ना, तो वो साइट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? साइट वर्ड्स होते हैं। इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा फर्स्ट एकदम क्लियर है, ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर किए। चलते हैं हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड को पढ़ेंगे, एक ही स्लाइड में हमने रख दिया है सेकंड और थर्ड को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आई होप आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका। चलिए पढ़िएगा। देखो, लिखा हुआ है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान। यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल दिया गया है कि मान लीजिए अगर आपको एक भाषा का ज्ञान है और आप दूसरी बात, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान आपके पास है, तो वो बाधा बनेगा, ये सहायक करेगा। यानी किसी भी चीज में अगर आपको नॉलेज बढ़िया चाहिए, नॉलेज ज्यादा है, एक से कई भाषाएं, कई लैंग्वेज आप जानते हो, तो वो किसी चीज में आपको बाधा डालेगा, क्या रुकावट डालेगा या सहायता करेगा, हेल्प करेगा। तो आपको पता है कि आपके पास नॉलेज ज्यादा है तो वो हर चीज में आपकी सहायता करेगा।
है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको एक से अधिक भाषाओं को जानते हो तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप क्या करोगे, आप एक से अधिक भाषाओं को जानते हो तो और आपकी नॉलेज में, आपके संज्ञान आपका बेटर होगा, इन चीजों को सीखने में मदद मिलेगी आपको, है ना। जब आप एक से अधिक ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानते हो तो यहाँ पे क्या होगा, लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में कि भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन सकता है। बताओ, जब आप एक से अधिक भाषाओं को जानते हो तो बोझ कहां से बनेगा, वहां से तो आपकी हेल्प मिलेगी ना। जब एक से अधिक भाषाओं को जानते हो तो बोझ नहीं बन सकती ये चीजें, तो हमारा फर्स्ट तो एकदम गलत हो गया और हमें क्या चाहिए, एकदम पॉजिटिव पॉइंट चाहिए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समुन्नत करता है? नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है, नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। भाई नए ज्ञान को या नई भाषा को सीखोगे तो वहां से हस्तक्षेप क्यों होगा, वहां से और बढ़ावा मिलेगा आपको सीखने में, है। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद को, ये पॉजिटिव पॉइंट दिया गया है कि जब आप कोई नई भाषा सीखते हो तो वहां से आपको हेल्प मिलेगी जब आप कई भाषाओं को जानते हो ना। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है कि जब आपके पास पहले से कई भाषाएं आप जानते हो और आप कोई नई भाषा की सीखने की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी, है ना। समझ रहे हैं, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। हम जाएंगे सी के साथ में, क्योंकि हम जो है नॉलेज को जितना गेन करेंगे, देखो जितना मजे मजे में यार पढ़ोगे उतना जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। हो सके तो आप मजे में पढ़ते रहो, स्क्रीनशॉट मारते रहो, नहीं है तो आप 6392364076 पे हमसे व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। मतलब एक शिक्षिका है जो क्लास 4th की एक शिक्षिका है और छोटे अनुच्छेद, मतलब छोटा सा एक पैराग्राफ दे रही है, छोटा सा एक अनुच्छेद दे रही है, उसको समझ के उसका आकलन करने के लिए या फिर उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। मतलब एक अध्यापिका क्लास 4th की एक अध्यापिका है जिसने बच्चे को एक अनुच्छेद दिया हुआ है और फिर उसको पढ़ने के लिए कह रही है, गहराई से पढ़ने के लिए कह रही है और फिर उसको परीक्षण करने के लिए आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। मतलब शिक्षिका टीचर जो है बीच बीच में इसका फोल्डिंग भी कर रही है, बच्चे की मदद भी कर रही है। तो वह अभ्यास कर रही है किस चीज का, क्या वो विस्तृत पठन है, क्या वो गहन पठन है, क्या वो पहली पठन है, और डी ऑप्शन में दिया गया था क्या वो सहयोगी पठन है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बात बोल, देखो यहाँ पे क्या बोला था, शिक्षिका जो थी क्लास 4th की शिक्षिका ने क्या किया था, एक छोटा सा अनुच्छेद दिया था। तो जो छोटा सा अनुच्छेद दिया था तो यहाँ पे विस्तृत पठन तो होगा नहीं, क्योंकि विस्तृत पठन में क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा लिखना होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, पहली की बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही, ना तो यहाँ पे कोई ग्रुपिज्म की बात हो रही कि ग्रुप में बच्चा पढ़ रहा है, ग्रुप में डिस्कस कर रहा है, ऐसी कोई बात हो रही, ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही कि आपस में कोलैबोरेट कर रहा हो, बच्चा डिस्कस कर रहा हो, ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही। तो सहयोगात्मक पठन तो होगा नहीं। हम इजिली जो है किसी भी क्वेश्चन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर हमको ऑप्शन नहीं पता है तो तीनों गलत हो गए, हमारे पास एक ही बचा हुआ है जो है गहन पठन। और यहाँ पे गहराई से पढ़ने की बात भी हो रही थी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एज अ टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो यार इतना तो कॉमन सेंस आपके पास होगा ही होगा, है। तो हमारे पास जो होगा बी ऑप्शन जो है एकदम पॉजिटिव पॉइंट है, हम जाएंगे बी के साथ में। आई होप आपको बी पॉइंट भी समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। हमारी स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4th एंड 5th क्या कह रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्या बात बोली, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाओगे यार मेरे। और देखो नोट्स का क्या होता है कि जब आप खुद से नोट्स बनाते हो तो यार हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हर इंसान को एक टाइम के बाद में रिवाइज तो करना पड़ता है, क्योंकि रिवाइज करने से बहुत चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो वही है कि नोट्स तो बनाते रहो यार मेरे, ये क्योंकि आपको पता है कंपटीशन तो इतना बढ़ रहा है यार। अभी जो 2024 में जो एग्जाम हुए हैं 14 और 15 दिसंबर को 20 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है इसमें से, और केवल 3 लाख लोग पास हुए, केवल 14-15% जो इसका पासिंग मार्क्स जा रहा है। बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, इस वजह से आप जो है तैयारी को अच्छे से करिए, है ना। मतलब पढ़ना ज्यादा नहीं होता है, बट वही है कि आपको स्ट्रैटेजी सही मिले, आपको एटलीस्ट वो पढ़ने को तो मिले जो पेपर में आता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब मैं ये नहीं कहता कोई भी, देखो टीचर जितना होता है वो अपने पास से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको कंटेंट पे जाना है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जितने भी प्रीवियस हैं बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको पढ़ लो, इजिली क्लियर हो जाएगा सीटेट,
है, और कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आप जानते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण करने के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए, यानी भाषा शिक्षण यानी लैंग्वेज पढ़ाने की बात हो रही, शिक्षण की बात हो रही है, लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति है, रियल लाइफ से बात हो रही है, रियल लाइफ रिलेट करने से पढ़ने से बात हो रही है, व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलता पूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति कहलाती है। देखो जब आप क्या करते हैं, देखो हमें मालूम है हमारे सामने जैसी स्थिति आती है, जैसे सिचुएशन आती है, हम उस अकॉर्डिंग तो अपने आप को उस तथ्य के अकॉर्डिंग, उस बात के अकॉर्डिंग पेश करते हैं। जैसी बात होती है हम वैसी बात रखते हैं। रियल लाइफ से रिलेट करके आपको एग्जांपल्स देते हैं, या फिर हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल लाइफ में हो गया, कहीं पर भी हम जब जाते हैं, तो मतलब रियल लाइफ से जब आप रिलेट करके पढ़ाते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी बच्चा किस तरीके से समझता है, आप उस अकॉर्डिंग उसको एग्जांपल दोगे तो बच्चा जल्दी एक्वायर कर पाएगा चीजों को, है। पता चले बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, आपका एग्जांपल कॉन्सेप्ट कहीं और जा रहा है, बच्चे का कॉन्सेप्ट कहीं और जा रहा है। जब आप रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाओगे तो बच्चे जल्दी समझते हैं। तो यहाँ पे क्या संरचना उपागम की बात नहीं हो रही, श्रव्य की बात नहीं, द्विभाषा की बात नहीं हो रही है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, स्थिति परक, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बच्चे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हो तो बच्चा जल्दी एक्वायर कर पाएगा, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है, क्योंकि हम सिचुएशन यानी स्थिति परक यानी स्थिति के अकॉर्डिंग चीजों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर यहाँ पे, यहाँ से हमारा संज्ञान भी बेटर होगा और बच्चा सीख भी पाएगा अच्छे से, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली जा रही है। चलिएगा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है पठन पूर्व कार्य होते हैं, यानी पढ़ने से पहले के कार्य क्या होते हैं, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि पढ़ने से पहले कार्य कौन कौन से होते हैं। चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं और समझते हैं कि पढ़ने से पहले कौन कौन से कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, है कि विद्यार्थी को कहां तक उसका आकलन हो चुका, मतलब कहां तक बच्चे को समझ में आया है, ये आकलन करने के लिए हम पहले जज करते हैं उसको कि बच्चा कहां तक सीख चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान देते हैं उसको, उस अकॉर्डिंग हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा समझता कहां तक है कहां तक उसकी समझ है। ये आकलन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हम पठन पूर्व कार्य करते हैं, पढ़ने से पहले कुछ कार्य करते हैं। कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए भाई ये बात नहीं हो रही यहाँ पे, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए, पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरण की बात थोड़ी ना हो रही। देखो हमारे पास सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो दिया हुआ है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए, यानी विद्यार्थी का आकलन करने के लिए कि बच्चे को कहां तक समझ में आ रहा है। जब हमें यह समझ में आएगा कि बच्चे को किस कॉन्सेप्ट में कहां पे दिक्कत हो रही है तो हम उस अकॉर्डिंग उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, है ना। अगर हमको यही समझ में नहीं आएगा कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो हम कैसे पढ़ाएंगे उसको, है ना भाई। तो वही है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली जा रही है। देखिएगा, पढ़िए जरा। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित में से चरण होते हैं। देखो प्रथम भाषा अर्जन का मतलब होता है जब हम अपने, देखो अर्जन जो प्रक्रिया होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी? वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हम अपने समाज में अपने से बड़े लोगों का, मोर नॉलेजेबल देन अदर, यानी हमसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अनुकरण करके जब हम सीखते हैं तो वो क्या होता है, वो अर्जन होता है। मतलब अर्जन में क्या है, अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जहां पे हम किसी भी रूल रेगुलेशन को ना पढ़ के अपने स्वभाव से भाषा का अर्जन करते हैं तो वो भाषा अर्जन होता है। और अधिगम का मतलब होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए वहां के रूल रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वो भाषा अधिगम होता है। क्लियर? तो अर्जन का मतलब आप जान गए स्वाभाविक प्रक्रिया है। और प्रथम भाषा सीखने में क्या चरण होते हैं? देखो कूकना, सिंपल बात है, सब में कूकना दिया हुआ है तो कूकना तो सब में ठीक है। कूकने के बाद वाली जो स्थिति आती है वो बलबलाना, ठीक है। 6 महीने की अवधि में बच्चा बलबलाना सीख जाता है। तो जो ये देखो समग्र बोध, ये तो बाद में आती है तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। अब देखो बलबलाने के बाद में क्या आते हैं, देखो 2 या 3 महीने के अंदर बच्चा कूकना शुरू कर देगा जिसका कोई मीन मतलब नहीं होता है। फिर 6 महीने में बच्चा ऐसे कोई वर्ड बोलेगा बलबलाने वाले हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, समग्र बोधि का मतलब होता है, समग्र बोधि अवस्था का मतलब होता है जब बच्चा एक शब्द बनाने लगता है, एक शब्द बोलने लगता है। इसको समग्र बोधि बोलते हैं। जब देखो पहले कूकना सीखता है 2 या 3 महीने में, फिर बलबलाना 6 महीने में, फिर 1 साल का जब तक हो जाता है, 1 ईयर में क्या करने लगता है, बच्चा एक शब्द बनाने लगता है। यानी 1 या 1.5 साल के अंदर बच्चा जो होता है एक शब्द जो है बोलने लगता है।
फिर दो शब्दी अवस्था आती है, उसके बाद में दो शब्दी यानी दो शब्द बोलना शुरू करता है बच्चा लगभग 2 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर। फिर उसके बाद में तार सप्तक शैली आ जाती है, तार शैली आ जाती है यानी प्रॉपर सेंटेंस बनाना बच्चा सीख जाता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। बलबलाना वगैरह बाद में आ रहा है, तार शैली पहले आ रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक शब्द बाद में बनाना सीखेगा, पहले सेंटेंस बनाना सीख जाए? ये तो गलत बात है ना, कि दो शब्द पहले बना रहा है बाद में, ऐसे नहीं है, ये तो गलत बात है अपने आप में। निगेटिव हमारे पास डी ऑप्शन है कि बच्चा पहले कूकना सीखता है, फिर बलबलाना, फिर एक शब्द बनाना सीखता है, उसके बाद में दो शब्द, फिर उसके बाद में जो है प्रॉपर सेंटेंस बनाना सीख जाता है। क्लियर इतनी बात? हमारे स्क्रीनशॉट बढ़े आगे और समझते हैं कि आगे क्या बात बोली जा रही है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय, यानी आपको क्या करना है, व्याकरणिक संरचना यानी व्याकरण वाले शब्द और एक शब्द, दो शब्द ऐसे जो है, इन बातों को छोड़ करके अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना, यानी अर्थ देखना है आपको, भाषा देखनी है उसकी पूर्णता में, समग्र भाषा को देखना है। कैसे देखना है? समग्र भाषा को देखना है। अब देखो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। शीर्षपाद उपागम का मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच, यानी टॉप डाउन उपागम, और इसका मतलब होता है बॉटम अप उपागम। देखो अब आप कहोगे टॉप डाउन और बॉटम अप का मतलब क्या होता है? टॉप डाउन का मतलब होता है कि पहले आप बड़ी चीजों को सीखते हो, फिर धीरे धीरे आप छोटी छोटी चीजों पे आते हो। मतलब टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, छोटी छोटी। और बॉटम अप का मतलब छोटी छोटी चीजों को सीख के आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो ये बॉटम अप्रोच होती है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखो, अगर व्याकरणिक संरचना और छोटे छोटे शब्दों की बात होती तो हम जाते ऊर्ध्वगामी, है हम यानी बॉटम अप अप्रोच के साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि व्याकरणिक संरचना और एक या दो छोटी छोटी चीजों को छोड़ करके आप बड़ी चीजों पे जा रहे हो, समग्र भाषा पे जा रहे हो, पूर्णता यानी अर्थ और भाषा पे जा रहे हो, यानी बड़ी चीजों पे जा रहे हो। तो हमारे पास जो है शीर्षपाद उपागम के साथ जाएंगे, हम जाएंगे टॉप डाउन अप्रोच के साथ में। जब आप बड़ी चीजों को सीखते हो फिर धीरे धीरे करके आप छोटी छोटी चीजों पे जाते हो, तो होता है टॉप डाउन अप्रोच। ये हिंदी में भी आता है, सीडीपी में आता है, मतलब वही है, इंग्लिश में भी लिख के आएगा। देखो मैंने पहले बता दिया आपको कि अगर आपने सीडीपी पढ़ ली है, ये मेरी सीरियस बात ले लीजिएगा आप, कि अगर आपने सीडीपी पढ़ ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अच्छे से सीटेट निकल जाएगा, क्योंकि सब पेडोलॉजी पूरी जो है वो सीडीपी पे ही डिपेंड करती है, सेम वैसे ही होती है ना। चलते हैं फिर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ ही गया होगा, स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, क्योंकि पेडोलॉजी को सेम रखा गया है। वही क्वेश्चन देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी, इंग्लिश पेडोलॉजी में यही दे देगा आपको, तब वहां पे टॉप डाउन अप्रोच लिख के आ जाएगा, बॉटम अप अप्रोच लिख के आ जाएगा, है। और इंग्लिश में सेम ट्रांसलेट होके आती है हिंदी पेडोलॉजी। कई सेशन दे दिए, सेशन नंबर 9 है, इससे पहले सारी प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो में दे रहा हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को अगर आप देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी अपने आप बेटर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। मतलब एक टीचर जो है अपने विद्यार्थियों के खराब अंकों, यानी अंक जो है बुरे क्यों आ रहे हैं, मार्क्स जो है वो अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके जांचने के लिए परीक्षण तैयार करता है। टीचर जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई अच्छे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चों के, कहाँ पे कमी रह गई है ना। तो उसकी बात हो रही है। तो आप बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। क्या यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण की बात हो रही है, या फिर निपुणता परीक्षण की बात हो रही है, उपलब्धि परीक्षण की बात हो रही है, या फिर अभिक्षमता परीक्षण की बात हो रही है? देखो यहाँ पे परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है टीचर, तो उपलब्धि तो होगा नहीं, अभिक्षमता तो होगा नहीं, निपुणता तो होगा नहीं। ये निदानात्मक परीक्षण हो सकता है जहां पे टीचर जो है डायग्नोस करने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल फॉर दैट, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको जो है 20-25 दिन से या महीना भर से बुखार आ रहा है, तो एकदम दवाई थोड़ी ना दे देगा, है पहले जांच वांच करवाएगा, आपको लैब में भेजेगा कि आपके ब्लड टेस्ट करेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, है पहले डायग्नोस करेगा, प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेगा कि बुखार क्यों आ रहा है, उसके बाद में आपको दवाई देगा, है ना। तो वही बात है, टीचर जो है पहले जानने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, कि पहले उसके अंदर निदान करने की कोशिश करेगा कि भाई बात क्या है, बच्चे को अंक अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो निदानात्मक परीक्षण की तैयारी कर रहा है, पहले जानने की कोशिश कर रहा है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा। हमारी स्क्रीन शॉट बढ़े आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात बोली जा रही है। सेशन बहुत बेहतरीन है, अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करोगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं हिंदी पेडोलॉजी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे साइंस हो, मैथ पेडोलॉजी, बहुत सारे सेशन में दे चुका हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक बच्चा जोड़े में
समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, यानी बच्चा जो है आपस में कोलैबोरेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, आपस में सहयोग कर रहा है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता है। बच्चा जो है सब में जितनी भी एक्टिविटीज होती है सब में हिस्सा लेता है, सभी में भाग लेता है, लेकिन वो लिखित परीक्षा जब होती है तो अच्छे अंक नहीं ला पाता, मतलब जब लिखने पे बात आती है तब वो अच्छे अंक नहीं ला पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बच्चे की मदद कैसे करेंगे? जब बच्चा को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जब लिखने की बात आती है तो नंबर उसके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करो। भाई जब आप प्रशंसा कर दोगे, प्रशंसा करने से कुछ ना होगा, मोटिवेट तो हो जाएगा बच्चा। जब उसके लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ये लिख नहीं पा रहा है, तो वहां पे क्या प्रशंसा करने से काम नहीं चलने वाला है। बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी रुचि नहीं है। बच्चे के माता पिता को आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने में, तो फिर आप टीचर किस बात के हो? हैं आप केवल बुद्धिमान बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, जो वीक बच्चे उनको कौन पढ़ाएगा? उनको भी तो टीचर ही पढ़ाएगा। है तो आप डायरेक्टली माँ बाप से नहीं बोल सकते कि बच्चा तो बिल्कुल डल है, इसको ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। है तो ये तो टीचर के औधे में ही नहीं, तो गलत बात है। माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि उनकी पढ़ाई में मदद करें। भाई आपको कैसे पता कि बच्चे के माता पिता है जो उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? हो सकता है वो घर पे मदद करते हो, हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते। एलिमिनेट करिए लिखा हुआ है, उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। देखो हमारे पास इससे भी बेटर ऑप्शन हो सकता था, लेकिन मे बी ये ऑफिशियल आंसर की है तो हम इसके साथ में जा रहे हैं, लेकिन इससे भी बेटर हो सकता था, क्योंकि रोज रोज टेस्ट लेना ये गलत बात होती है कि बच्चे का आकलन करने के लिए आप डेली टेस्ट ले रहे हो, तो ये गलत बात है। लेकिन यहाँ से क्या बात बोली जा रही है, हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा हुआ है कि नियमित परीक्षण करके आप आकलन करके, तो हम इसको जा सकते हैं मे बी इसके साथ में कि हम जांचने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की रुचि कहाँ तक है, बच्चा सीख कहाँ तक पा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग उसके सुधार कर सके बच्चा। है मतलब थोड़ी थोड़ी आप इसका फोल्डिंग कर रहे हो, मदद कर रहे हो धीरे धीरे, ताकि बच्चा और सीखता हुआ आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिशियल आंसर की भी हमें डाउट लगने लगता है कि यार ये कैसे सही है, हैं क्योंकि हम पेडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। पेडोलॉजी में चारों क्वेश्चन आपको बेस्ट ना दिख के बेटर दिख सकते हैं, लेकिन हमको बेस्ट के साथ में जाना है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है द जंगल बुक के मुख्य पात्र, यानी एक किताब है द जंगल बुक, आपने पढ़ी होगी मोगली वाली कहानी, जो जंगलों में जंगली जानवरों के साथ में मोगली रहता था और उन्हीं के जैसे वो बोलने लगा था। ये कहानी पढ़ी होगी बचपन में आपने। द जंगल बुक के मुख्य पात्र, मुख्य मुखिया पात्र कौन था? मोगली था। मोगली की भाषा में कमी थी। क्यों कमी थी? क्योंकि वो उसको परिवेश नहीं मिला था, क्योंकि वो जंगली जानवरों के बीच में रहा था, इसलिए जंगली जानवरों वाली बोली बोलता था, है क्योंकि उसको परिवेश ही नहीं मिला था। क्योंकि मानव संपर्क से विलग, विलग का मतलब उसको अभाव था मानव संपर्क में रहने का, क्योंकि मानवों के साथ में वो रहा ही नहीं था। है उसका पालन पोषण हुआ था विलग में, यानी ऐसे समाज में उसका पालन पोषण हुआ था जहां पे वो इंसानों के बीच में नहीं रहा था। या साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? मतलब यहाँ पे आप इसी तरीके से समझिए कि द बुक, क्या लिखा हुआ है द जंगल बुक का मतलब है उस कहानी का पात्र जो वो मोगली था। मोगली जो है बचपन से ही अपने जो जंगली जानवर था उन्हीं के बीच में रहा करता था, तो उन्हीं की लैंग्वेज को वो फॉलो करता था, इंसानों की लैंग्वेज को नहीं जानता था। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि मानवों की जो संस्कृति है उससे वो विलग उसका पालन पोषण हुआ, मतलब उसकी मानवों के बीच में उसका पालन पोषण ना होकर किसी दूसरे साक्ष्य के साथ में उसका पालन पोषण हुआ है। तो ये क्या बात है, हैं क्या बात हो सकती है? एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव रहा होगा, बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं रही होंगी, तो जीव वैज्ञानिक कोई समस्या नहीं थी, उसको अभाव रहा था, विलग समाज नहीं मिला पाया था उसको वहां पे। सहज क्षमता के साथ में उसका जन्म नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं। बच्चा एलईडी के साथ में जन्म लेता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ में, भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ में जन्म लेता है कि किसी भी लैंग्वेज को इजिली एक्वायर कर सकता है अगर आप उसको कहीं भी छोड़ दोगे। ये बात कही नॉम चॉम्स्की ने, यानी बच्चे के अंदर जो होती है ये जन्मजात क्षमता होती है, बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन शुरुआत से डिवाइस होती है। उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है। बच्चा पैदा होगा तो प्रेम तो है, जिस एनवायरमेंट में रखोगा वहां को सीखेगा बच्चा। एक सही आयु में बच्चे के पास सही परिवेश का अभाव, मतलब अगर आप बच्चे को सही से परिवेश नहीं दोगे, वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वहां की चीजों को सीखेगा। तो मोगली जो था वो जंगली जानवरों के साथ में रहा था, इसलिए वहां की लैंग्वेज को ही वो जानता था। क्लियर? तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, बहुत इजी है यार, इतना तो आप समझ सकते हो। देखो पढ़ो तो मजे से पढ़ो, तैयारी करो बढ़िया से, टाइम पास करने की जरूरत ना है यार। लाइब्रेरी में दिन भर बैठे हो, हैं मैं माहौल जानता हूँ, बच्चे वहां पे फ्री फायर खेलते हैं लाइब्रेरी में बैठ के और दुनिया भर की बातें करते हैं। इन चीजों से बचो यार, अपने करियर को बनाओ, क्योंकि चीजें जो है बढ़ती चली जाएंगी। ये चीजें है ना, कंपटीशन देखना कहाँ जाएगा कल को, तो अपना काम भी करते रहो पढ़ते भी रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका
कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता। देखो हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि हमसे पूछा गया है कि निगेटिव पॉइंट क्या है। देखो कविता की बात करी जा रही है, कविता क्या काव्य, जहां पे आप छोटी छोटी चीजों का बड़े तरीके से सीखते हो, मतलब है ना। आपने वो सरसैया के दोहरे देखने में छोटे लगे नहीं, गाँव का रथ गंभीर वैसा वाला, कि बिहारी दास जी के दोहे जो छोटे थे लेकिन उनके अर्थ जो थे बहुत बड़े बड़े होते हैं। कविता के माध्यम से आप क्या होता है, उनका डीपली नॉलेज जान पाते हो, उनके अर्थ जान पाते हो। तो क्या वो शब्द भंडार, बिल्कुल सही बात है, हम शब्द भंडार को सीखते हैं कविता के माध्यम से, कि कविता में वाक्य तो छोटे छोटे लिखे हुए हैं लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। काव्यात्मक उपकरण, ठीक बात है। कविता की अंतर वस्तु यानी कविता का सार क्या है, भाव क्या है, फीलिंग्स क्या है, उनको जानने की हम कोशिश करते हैं जब टीचर हमें पढ़ाता है, हैं? रस की अनुभूति होती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम कविता में व्याकरण का रोल कहाँ देते हैं? हैं, कविता में हम कहाँ व्याकरण सीखते हैं भैया? तो ये निगेटिव पॉइंट है हमारे पास, और जो गलत है वही सही, वही पूछा गया है, क्योंकि जो गलत है वही सही है हमारे पास। है कविता में हम शब्द भंडार सीखते हैं, काव्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कविता की फीलिंग्स को सीखते हैं, व्याकरण थोड़ी ना सीखते भाई। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वही गड़बड़ है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली जा रही है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, आई होप आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलो बताओ, बताइए पढ़ के इसका आंसर क्या होगा। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाह पूर्णता। लक्ष्य भाषा का मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज को सीखने के लिए आप लक्ष्य रख रहे हो कि ये लैंग्वेज मुझे सीखनी है, वो टारगेट लैंग्वेज हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है, आपकी और भी कोई लैंग्वेज हो सकती है, जिसको सीखने के लिए आपने लक्ष्य भाषा का मतलब लक्ष्य रखा है कि इस भाषा को हमें सीखना है, तो वो लक्ष्य भाषा हो सकती है। जरूरी नहीं मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी हो सकती है लक्ष्य भाषा, ऐसा नहीं है। जिस लैंग्वेज को आप सीखने का टारगेट रखते हो वो लक्ष्य भाषा होती है। प्रवाह पूर्ण एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती कौन सी पद्धति है, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सी पद्धति जो है जो मातृभाषा से पहले अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से, यानी अगर आपको मातृभाषा नहीं आ रही है, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो उस लैंग्वेज को जानते हुए आप टारगेट लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब जिस एनवायरमेंट में रहते हो वहां की भाषा आपको आती है और उसके साथ आपका लक्ष्य है कि मुझे ये भाषा सीखनी है, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। किसके माध्यम से? क्या वो प्रत्यक्ष विधि है, द्विभाषी की बात नहीं हो रही, श्रव्य की बात नहीं हो रही, व्याकरण अनुवाद विधि यानी अनुवाद विधि के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से आप सीख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हो समझ समझ के। क्लियर? तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम पॉजिटिव है, हम जाएंगे इसी के साथ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओवरऑल आज हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही भाई मेरे, और आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूं, इसीलिए ओवरऑल कुछ 13 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे आज। देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब होता है जब आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी लर्निंग अक्षमताएं होती हैं। क्या होती हैं? लर्निंग अक्षमताएं होती है। डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, और डिसग्राफिया कई होती है, मतलब ये लैंग्वेज डिसेबिलिटी कई सारी होती हैं, जहां पे कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होती है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से संबंधित होती है। किससे? लिखने से संबंधित होती है। एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है। फिर से हमसे निगेटिव पॉइंट पूछ दिया गया। देखो नहीं, ऐसी चीजों को आपको याद रखिए, नहीं नहीं इनको याद रखना तो गलत हो जाएगा। लिखा हुआ है, या सीखने वाले की संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक बात है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि लिखने से संबंधित है ये। यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है। लिखने की बात हो रही, लिखना ऐसा क्यों हो सकता है? यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, या खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। देखो हमसे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया का एक प्रकार भाषा क्षमता के बारे में सत्य नहीं है। गलत कौन सा है बताओ, बताओ यहाँ पे गलत कौन सा है। देखो ये बात तो ठीक है कि लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करने पे ठीक है। या सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। ठीक बात है भाई, लिखोगे तो चिंतन को प्रभावित भी होगा, ठीक बात है। या खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। भाई देखो ये एक बात गलत है कि हमें निगेटिव पॉइंट पूछा गया था ना कि यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़, देखो ये ऑप्शन भी ठीक था लेकिन हम इसके साथ जाएंगे, ये गलत है हमारे पास, है कि खराब वर्तनी और बिगड़ी हुई लिखावट से ही संबंधित है क्वेश्चन ये है, तो ये गलत बात है, इसी के साथ जाएंगे हम।
क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। ओवरऑल आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, कि जो है आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो आप मुझे बताइए। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आउट ऑफ 13 आपने कितने सही किए वो आप मुझे बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हो। वही है, कहीं पर अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे 110%। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।